आपकी स्क्रीन पे जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं बेसिकली सारे के सारे हैं नॉइज पॉल्यूशन के सोर्स, जहां से ध्वनि प्रदूषण होता है। सबसे पहले किचन में इस्तेमाल होने वाली चिमनियां, उसके बाद इंडस्ट्रीज की चिमनियां, उसके बाद में व्हीकल्स, और फिर लास्ट में बचे आपका है एक जेट, है ना, टेक ऑफ करता हुआ एक जेट। तो पिछली बार आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण कहां से होगा, कौन सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाला सोर्स है। इसका आंसर है जेट, टेक ऑफ करता हुआ जेट। तो इसी तरीके से नॉइज पॉल्यूशन को समझेंगे अभी आने वाले 10 मिनट में। पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका क्लियर हो जाएगा और इस बार के आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेगाडीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टार्ट करेंगे फिर आज का सेशन। देखिए, नॉइज पॉल्यूशन को पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आप इन्वायरमेंट में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं बच्चे, कोई भी चीज पढ़ते हैं, उसकी सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पहला जो टाइप है आरआरबी के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो इसी टाइप का है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अपनी भाषा से जो है आपका वो तोड़ मोड़ करके आपको पूछेगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आप लोग कर पाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं तो वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण नॉइज पॉल्यूशन होता क्या है? कोई भी अवांछित, अप्रिय, अत्यधिक ध्वनि जो असुविधा, बहरापन या पर्यावरणीय व्यवधान उत्पन्न करता है उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। तो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में जो हम ध्वनि, जो साउंड हम लोग सुनते हैं, ठीक है, अगर वो किसी वजह से कंटामिनेट हो गई, ठीक है, साउंड जो है वो अवांछित यानी कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं, इस तरीके की आवाज हो गई, अप्रिय, ऐसी आवाज लगातार कानों में पड़ रही है जो कि अच्छा हमें महसूस नहीं करवा रही है, ठीक है, या फिर आपका अत्यधिक मतलब कि बहुत ही ज्यादा हल्ला हो रहा है, बहुत ही ज्यादा नॉइस है, वो ये जितनी प्रकार की जो है आपकी असुविधाएं हैं या फिर इस प्रकार की जो ध्वनि है उनको जो है आपका क्या कहा जाएगा? ध्वनि प्रदूषण कहा जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो नॉइस पॉल्यूशन होता है उसको मापा कैसे जाता है, तो इसको मेजर करने के लिए बच्चे जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है आपका डेसिबल, डीबी। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। उसके अलावा एक फैक्ट आपको याद रखना है कि इंसान का जो कान है, आपका और मेरा जो कान है, इसके लिए अगर 80 डीबी से ज्यादा साउंड जो है हमारे कानों में पड़ती है तो वो जो है आपका हानिकारक माना जाता है, मतलब कि वो नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो इस लिमिट को भी आपको याद रखना है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई भी इस प्रकार की जो ध्वनि है ना, जो कि हमारे डिस्कम्फर्ट पैदा करती है, हियरिंग लॉस पैदा करती है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शन पैदा करती है, वो जो है आपका ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है बच्चा सोर्सेस, कि कहां से नॉइस पॉल्यूट होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो स्रोत है उनको जो है 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी है इंडस्ट्रियल सोर्सेस, है ना, मतलब कि औद्योगिक स्रोत। इसमें बच्चे आपका भारी मशीनरी हो गया, जनरेटर्स हो गए, कारखाने हो गए। ठीक है, तो जितने भी प्रकार की इंडस्ट्री में चीजें इस्तेमाल होती है वहां से जो है आपका नॉइस निकलती है। और चूंकि मशीनरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी इस्तेमाल होती है, तो इसीलिए जो है वहां पे नॉइस पॉल्यूशन ज्यादा देखने को हमें मिलता है। उसके बाद है आपका गैर औद्योगिक स्रोत, मतलब कि अगर हम इंडस्ट्रीज को हटा दें तो बाकी कहाँ से शोर पैदा हो रहा है, तो बाकी बचे आपका ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, रोड ट्रैफिक, हॉकिंग है, एयरक्राफ्ट है, रेलवेज है। ठीक है, इन सभी से भी, ट्रांसपोर्ट के जितने भी जरिए हैं सभी में जो है आपका हल्ला यानी कि शोर उत्पन्न होता है। उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य जहां पे भी हो रहा है, जैसे कि माइनिंग है, ड्रिलिंग है, बिल्डिंग एक्टिविटीज है, इन सभी में भी जो है आपका शोर उत्पन्न होता है। उसके बाद है आपका सोशल इवेंट, जैसे कि लाउड स्पीकर्स हैं, डीजेस हैं, फायर क्रैकर्स हैं, है ना, मतलब हमारे बहुत से त्योहार ऐसे हैं जहां पर कि हम पटाखों का इस्तेमाल करते हैं सेलिब्रेशन के लिए, है ना। बहुत सारे इवेंट्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जहाँ पर कि पटाखों का, अभी देखो आईपीएल जो है आपका जीता, है ना, आईपीएल जो है आपका जब फाइनल होता है, कोई भी जो है आपका क्रिकेट टूर्नामेंट जो है आपका फाइनल होता है, तो उस दिन जो है ऐसा लगता है कि पूरे देश भर में दिवाली है ना। तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर कि हम पटाखों को फोड़ करके जो है सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी आपका एक रीजन है। ठीक है, लाउड स्पीकर है, किसी भी चीज के लिए हम जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए, वो जो है आपका ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपका कैटेगराइज किया जा सकता है।
अब ये जो आपको क्वेश्चन बना कि सबसे ज्यादा हल्ला कहाँ पे होता है, तो बच्चे जेट है ना, जेट में मतलब एयरक्राफ्ट, किसी भी कैटेगरी का आप ले लीजिए, हेलीकॉप्टर है बहुत ज्यादा हल्ला मचाता है ना। उसके बाद जो है आपका एयरक्राफ्ट है या फिर आपके जेट है, तो जेट में तो बहुत जो है आपका अच्छे टाइप का जो है इंजन लगाया जाता है ना, तो वहां से बहुत ही ज्यादा जो है आपका शोर उत्पन्न होता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन में जो है आपका सबसे ऊपर आएगा, है ना। बाकी एक्टिविटीज में थोड़ा कम हो सकता है, और चूंकि इंडस्ट्रीज में आपका क्या है, इंडस्ट्रीज में जो आपकी मशीनरी इस्तेमाल होती है या फिर आपके जो जनरेटर इस्तेमाल होते हैं, अधिकतर इनके लिए जो है नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए जो तरीके हैं वो भी अपनाए जाते हैं, है ना। जैसे कि आपका हैवी मशीनरी है, तो मशीनरी के नीचे जो है आपका शॉक एब्जॉर्बेंट कुछ फॉर्म होते हैं, या फिर उसका जो है आपका सरफेस कुछ इस तरीके से बनता है कि ताकि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा ना हो, हल्ला बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका इंडस्ट्रीज में या फिर जहाँ पे आवाज ज्यादा आ रही हो, उसके जो वॉल्स होती है वहां पर भी जो आपका फोम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। साउंड प्रूफिंग जो मटेरियल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है शोर को बाहर आने से रोकने की कोशिश की जाती है, उसके जो है आपके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या है। उसके बाद बच्चे हम इफेक्ट की बात करते हैं, मतलब कि क्या प्रभाव होता है, क्यों हम नॉइज पोल्यूशन को पॉल्यूशन मानते हैं, क्यों इतना जो हल्ला है, जो इतना शोर है वो हमारे लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले बच्चे आपका प्रभाव में पहला जो प्रभाव आता है वो है आपका ऑडिटरी इफेक्ट्स, ठीक है। ऑडिटरी इफेक्ट्स में आपको याद रखना है, कानों में लगातार घंटी बजने जैसी आवाज आती रहती है। आप लोगों ने भी से अगर कोई ऐसा है जो कि इंडस्ट्रीज के करीब रह रहा है ना, तो अगर कोई लगातार बच्चे हमारे जो कान है इस तरीके के नॉइस के संपर्क में रहेंगे ना, तो इस तरीके से जो है आपका एक तो हियरिंग लॉस हो सकता है ना, सुनने की जो क्षमता है वो हमारी कम हो जाती है। दूसरा जो है आपका, इसे जो है आपका टिंडर्स कहा जाता है, कानों में लगातार जो है घंटी बजने जैसे आवाज आती है। फिर आपका टेम्परेरी और परमानेंट हेयरिंग लॉस, है ना, या तो कुछ समय के लिए या फिर आपका परमानेंटली जो सुनने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। तो ये आपके ऑडिटरी इफेक्ट है। उसके बाद में आते हैं बच्चे आपके नॉन ऑडिटरी यानी कि गैर श्रवण प्रभाव। इसमें आपका सबसे पहले आपका हाइपरटेंशन आता है ना, बीपी, ब्लड प्रेशर जो है बच्चे वो लगातार क्या रहता है, स्ट्रेस में होने की वजह से वैसे हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस तरीके के लोगों में। उसके बाद है आपका इंसोमेनिया यानी कि अनिद्रा, नींद में खलल, नींद नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद आपका है डिक्रीज्ड वर्क एफिशिएंसी एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी भी चीज पे हमारी जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है वो हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आपका कार्य क्षमता यानी कि वर्क एफिशिएंसी भी कम होने लगती है, ठीक है। तो दो तरीके के प्रभाव बच्चे इंसान के जो हेल्थ है उस पे जो है आपका देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक आपका ऑडिटरी, एक आपके नॉन ऑडिटरी। उसके बाद है आपका कंट्रोल मेजर, कैसे कैसे इससे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चे आपका सोर्स कंट्रोल, क्योंकि सबसे पहले तो वही है कि जहां पर इन तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है कि अभी जब शादियों में डीजे बजता है तो पहले के टाइम पे जो है आपका देर रात तक जो है आपका डीजे बज रहा है। अभी भी कुछ ग्रामीण इलाके होंगे जहां पर कि कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, देर रात तक जो है आपका शादी का डीजे बज रहा है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे जो शहर है वहां पर क्या होता है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जो सोर्स है जहां से प्रदूषण हो रहा है वहीं पे जाकर के उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना, सबसे पहले जो है आपका स्रोत पर नियंत्रण किया जा सकता है, वाहनों, मशीनों, है ना, साइलेंसर का इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कहीं पे मशीनरी है तो मशीनरी में क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर रूम में होगा उसके दीवारों पे जो है आपका साउंड प्रूफिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मशीनरी को मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है मशीन को इस तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है कि उससे जो आवाज आ रही है वो बाहर तक ना पहुंचे, ठीक है। तो ये बच्चे आपका होता है। उसके बाद आपका मशीनों का उचित रख रखाव, मशीनरी है ना, ये आप लोगों को पता है कि मशीनरी जो है जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, जैसे उसमें लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है, मेंटेनेंस की कमी होती है, तो वो अलग अलग उसके जो अंग होते हैं वहां से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मशीनरी जहां पर भी इस्तेमाल हो रही है उसका अच्छा सा मेंटेन किया जाए, ठीक है। उसके बाद आपको बच्चे एक चीज याद रखो, यहाँ पे है आपका ग्रीन मफलर, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है आपका चलाया गया है ग्रीन मफलर। बेसिकली इसमें आपका क्या है कि सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों के किनारे पेड़ों के, है ना, जैसे कि अशोक के पेड़ है, नीम के पेड़ है, इनकी घनी कतारें लगाना ताकि वे ध्वनि को सोख सके। अब आपको ये शायद मालूम नहीं होगा कि जो पेड़ है ना, ये बहुत अच्छा जो है साउंड एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं।
तो इसीलिए जो है आपका जैसे रोड के किनारे हो गया या फिर इंडस्ट्रीज जहाँ पे इस तरीके की हैं, वहां पे जो है आपका इंडस्ट्रीज के किनारे किनारे जो आपके क्षेत्र है वहां पे जो है इस तरीके की एक बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री क्रिएट कर देनी इन पेड़ों की, ताकि वो पेड़ जो है उस आवाज को रोक सके, है ना। जैसे वेहिकुलर पॉल्यूशन है, वेहिकुलर पॉल्यूशन में आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो है आपका जैसे डिवाइडर है, रोड है आने वाली जाने वाली, तो उसके बीच में जो आपका डिवाइडर है वहां पे जो है आपका पेड़ की कतार लगा दी जाती है और रोड की दोनों तरफ जो है आपकी पेड़ की कतार लगा दी जाती है ना। तो वो मतलब एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा है ही, है ना, लेकिन वो साउंड प्रूफिंग का भी काम करते हैं, वो साउंड एब्जॉर्बेंट का भी काम करते हैं। तो याद रखो, इसे जो है आपका क्या कहा जाता है, ग्रीन मफलर इनिशिएटिव कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे आपका क्या है कि रिसीवर की प्रोटेक्शन, है ना, कहा जाता है ना कि जो प्रिकॉशंस है वो बहुत अच्छे हैं क्योर से, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। तो इसमें आपका क्या है कि जो इंसान है वो थोड़ा सा खुद ही अवेयर रहे इसके प्रति कि मैं कहाँ पर जो है मेरी एक तरीके से जहां पर जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर नॉइज पोल्यूशन हो रहा है ना, तो वहां पे मुझे किस तरीके की जो प्रिकॉशंस है उन्हें अपनाना है ना। तो जो रिसीवर है, जो रहने वाले लोग हैं, लगातार इस तरीके के काम में करने वाले लोग हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज में बच्चे आपका आपने देखा होगा कि जो वर्कर काम करते हैं इस तरह की जगह में, तो उनकी प्रिकॉशंस के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। उनको इस तरीके की जो आपकी किट पहनाई जाती है, कान में जो है आपका हेडफोन जैसे ही आपका एक इक्विपमेंट आता है जिसको कि लगा करके रखना होता है, ताकि जो लगातार जो तेज आवाज आ रही है वो कान के अंदर ना जाए, है ना। तो इस तरीके की चीजों का भी ध्यान जो है जो रिसीवर है, जो इंसान है, उसको रखना चाहिए कि जहां पे ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है वहां पे बच्चे आपका जैसे आपके ये ईयर मफ है ना, ईयर प्लग्स कहा जाता है या फिर ईयर मफ कहा जाता है, उनको जो है आपका पहना दिया जाता है ना। इनमें जर्नल हम भी कर सकते हैं इनका इस्तेमाल, क्योंकि जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, आए दिन जब हम घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, तो बीच में ट्रैफिक मिलता है ना। ट्रैफिक में जो है आपका वेहिकुलर एमिशन होता है, बहुत ही मतलब एयर पोल्यूशन तो हो ही रहा है, लेकिन वहां पे नॉइस पोल्यूशन भी होता है बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये जो इंसान का बिहेवियर है, इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन होता है ना। कहीं पे कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, कोई जो काम कर रहा है इंसान वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, तो वो जो सारे के सारे इफेक्ट होते हैं, वो जो आपके हेल्थ में इस तरीके के इश्यूज देखने को मिलते हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, वो जो है आपका वन ऑफ द मेजर रीजन उसका है नॉइस पॉल्यूशन, है ना। क्योंकि ट्रैफिक तो एक बहुत बड़ी समस्या है हर शहर की, है ना। ट्रैफिक में जब लोग रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं, तो वहां पे जो है आपका लगातार इस तरीके की आवाजें सुनने को मिलती है। इसीलिए जो आपके ईयर मफ है, ईयर प्लग्स है, उनका इस्तेमाल जो है इन जनरल भी कर लेना चाहिए, ठीक है। ये बच्चे आपको कंट्रोल मेजर याद रखने। उसके बाद थोड़ा सा सरकार की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है इसके लिए। तो सबसे पहले बच्चे आपको याद रखना है, नॉइस पोल्यूशन एक्ट है, रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स है, 2000 में आपका ये आया था, और इसे आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, भारत सरकार का। ये बच्चे आपका सबसे बेहतरीन एक्ट है, इसे याद रखिएगा। इसी के तहत जो है आपका पानी बचता है, इसी के तहत जो है आपका हवा को पॉल्यूट होने से रोका जाता है, इसी के तहत जो है आपका नॉइस को पॉल्यूट होने से रोका जाता है। तो ये आपको याद रखना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। इसी में जो है नॉइस पॉल्यूशन के लिए कुछ रूल ऐड किए गए थे, उसे कहा जाता है नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स 2000, ठीक है, 2000 के नाम से जो है आपका ये है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने जो है आपका साइलेंस जोन, ये तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे कहीं पे जो है आपका शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल्स है, या फिर आपका हॉस्पिटल्स है ना, या फिर आपका अदालत है, बेसिकली इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशन है, उनके कम से कम 100 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन जो है आपका घोषित किया रहता है। मतलब कि यहाँ पे जो है आपका हॉर्न बजाना, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना, ये सब कुछ जो है आपका बैन होता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। जैसे कि स्कूल्स में हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा ये हुआ करता था, ये स्कूल्स में जब प्रेयर हो रही तो प्रेयर होते समय जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर दिया जाता है स्कूल के अंदर, है ना। लेकिन अभी ये सारी की सारी चीज जो है आपके बैन है, खास करके शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में जो है आपका स्कूल के आसपास, है ना, हॉस्पिटल के आसपास जो है आपके साइलेंस जोन बनाए जाते हैं। तो उसका मकसद यही होता है कि जो वेहिकुलर जो एमिशन है साउंड का, है ना, वो जो है आपका ज्यादा ना हो। इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको कि इस तरीके की जो जगह है, कोर्ट्स है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपके जो है हॉस्पिटल्स है, इनके आसपास जो 100 मीटर तक का क्षेत्र है, उसे जो है आपका साइलेंस जोन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ये जो आपका 2000 के रूल्स है, उसमें सीपीसीबी का ये टेबल भी बच्चे इंक्लूड कर देना, है ना, आपको जो है कोर्स में भी दी हुई है, यहाँ पे भी इसे याद रखना। जो सीपीसीबी है, बेसिकली इसका काम क्या है, ये हमारा सेंट्रल बोर्ड है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, पीसी, पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। पॉल्यूशन हर प्रकार का है, तो नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सीपीसीबी ने जो है कुछ लिमिट्स जो है आपके प्रिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। ये लिमिट बेसिकली आपका क्या है
दिन का समय सुबह 6 बजे से लेकर के रात बजे तक, और रात का समय जो है आपका 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक माना जाता है अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। इनके अनुसार जो है आपका बच्चे अलग अलग जगह, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे जो है आपकी वॉइस कितनी होनी चाहिए, डे लिमिट अलग होती है, नाइट लिमिट अलग होती है। आपका जो कमर्शियल एरिया है वहां पे जो आपके डेसिबल में है ना, साउंड की लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया, साइलेंस जोन, है ना। तो अभी तक जो एग्जाम में आया गया है, आरआरबी की ही मैं बात कर रही हूँ, किसी भी आरआरबी के किसी भी एग्जाम में जो अभी तक आए हुए हैं ऑप्शन, वो ये दो आए हैं। एक आपका रेजिडेंशियल एरिया पूछा जाता है, एक आपका साइलेंस जोन पूछा जाता है। जैसे कि रेजिडेंशियल एरिया है, दिन के समय इसकी लिमिट कितनी है, 55 dB की है, ठीक है। नाइट के समय 45 हो जाती है। यहाँ पे जो आपका साइलेंस जोन है, यहाँ पे आपका 50 dB की है, और रात के समय जो है आपका 40 dB की हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, लिमिटेशंस है कि इतनी ही आवाज उत्पन्न होगी इस तरीके के क्षेत्रों में। जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी लिमिटेशन है 75 dB की, है ना, क्योंकि अधिकतर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो है आपका उनको शहरों से दूर ही बसाया जाता है ना, लोगों को वहां पे नहीं रोका जाता। रेजिडेंशियल एरिया से जो है इंडस्ट्रीज दूरी होती है, तो इसीलिए जो वहां पे आपकी लिमिट है, दिन की सीमा वो आपका ज्यादा है, ठीक है। रात में थोड़ी सी और कम हो जाती है, क्योंकि जो ये नॉइस पॉल्यूशन है सिर्फ इंसान के लिए नहीं, हमारे जो वन्य जीव है ना, उनके लिए भी जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। उसके बाद क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपका द यूनिट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन कितना, कौन सी है, डेसिबल है। उसके बाद है ग्रीन मफलर योजना किस प्रदूषण के लिए, किस प्रदूषण के नियंत्रण से जुड़ी हुई है, तो ये है आपका ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन। फिर आपका कि रात के दौरान आवश्यक क्षेत्र के लिए अनुमेय ध्वनि सीमा क्या है, ये आपकी 45 dB है, ठीक है। उसके बाद है शांत क्षेत्र का दायरा कितना होता है, ये किसी भी पर्टिकुलर इस तरीके के इंस्टीट्यूट से 100 मीटर के सर्कमफ्रेंस में बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे, ये तो आपका आरआरबी ने बहुत बार पूछा भी हुआ है। ये जो लिमिटेशन है, ग्रीन मफलर भी ऑलरेडी आया हुआ है, डेसिबल भी आपका आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसे अगर आप लोगों को डिटेल में कवर करना है, या फिर पूरे इसी तरीके के जो आपके इन्वायरमेंट के, कंप्यूटर के, आपके जीके के, करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है, साइंस के, उनको अगर कवर करना है प्रैक्टिस के साथ में, तो आप लोग जो है हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको बच्चे इन्वायरमेंट और कंप्यूटर पूरा जो है आपका थ्योरी कंप्लीट चाहिए, साथ में प्रैक्टिस भी चाहिए, तो ये वाला बैच जो है आपका सिर्फ इन्वायरमेंट और कंप्यूटर का है, ठीक है। इन्वायरमेंट की जो है एक ई बुक भी आपको मिलेगी उन बच्चों के लिए जिनके पास के लेक्चर देखने का समय नहीं है, जॉब करते हैं किसी और रीजन से, जिनके पास में समय नहीं है, उनके पास में पूरे कोर्स की जो डिटेल है, जो आपके नोट्स हैं, उनको इस किताब में दे दिया गया है। आप लोग यहाँ से पढ़ के अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।